सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एस्थमा को लेकर के है। इनकी एस्थमा यानी कि सांस का फूलना। और अब बात करेंगे एट दिस टाइम यानी कि इस समय की, तो 100 में से 67% लोगों को ये चीज का समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज इसी टॉपिक को बहुत ही इजी वे में जानेंगे, यानी कि एस्थमा क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होता है, किन किन रीजंस की वजह से होता है और क्या क्या हमें प्रिकॉशन फॉलो करने होते हैं। तो वीडियो के कुछ सेकंड्स में मैं आपको सब चीज कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट बताऊंगा। प्लीज मेरी वीडियो में आप लास्ट तक लोग बने रहेगा। और खास करके ऐसे लोग जिनको पहले से ही एस्थमा है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है मेरी ये वीडियो। प्लीज डोंट मिस द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो माय सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। लेट्स टॉक अबाउट एस्थमा। तो देखो, एस्थमा को समझने के लिए यानी कि एस्थमा के सिम्टम्स को समझना पड़ेगा कि उसके क्या रीजंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। अब सिम्टम्स और रीजंस को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एस्थमा होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एस्थमा जो होता है वो हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाइल्स का यानी कि ब्लॉकेज का हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई सी चीज का यानी कि फ्लूइड का यानी कि बलगम का चिपक जाना। और उसके बाद में क्या होता है कि हमारे जो ब्रोंकाइल्स यानी कि ब्रोंकाइटिस, जिसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर बोलते हैं, तो वो क्या होती है, जो हमारे वेंट पाइप होती है यानी कि सांस की नली, उसके अंदर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। अब देखो, एस्थमा यानी कि सांस का फूलना मैं आपको बता दिया। अगर आप पहले से ही कोई पेशेंट हैं, अगर आपको पहले से ही एस्थमा है, देखो सबसे पहले इसके सिम्टम्स की हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसका सिम्टम्स होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि आपको सांस लेने में काफी सारी दिक्कतें दिखाई देती हैं। सांस लेने से भी क्या होता है, आपको जैसे कि चेस्ट का टाइटनेस हो जाना और चेस्ट के अंदर भी पेन, उसके अंदर सिम्टम्स होता है कि देखा जाता है, यानी कि सीने के अंदर दर्द का होना और उसकी वजह से चेस्ट का डिस्कम्फर्ट होना। और उसके बाद में ट्रबल स्लीप और सोने से भी आपको ऐसे पेशेंट को जिनको एस्थमा है उनको ये वाली दिक्कतें होती है। तो ये तो कुछ सिम्टम्स थे इसके जो मोस्ट कॉमनली मैंने आपको बताए। तो उनके रीजंस की वजह से होते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर कोई एस्थमा का पेशेंट है तो उसको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। अगर किसी को पहले से ही यानी कि ये शुरुआत दिखाई दे रही है तो उसको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो पहले हम रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला रीजन होता है इसका एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब ये होता है यानी कि किसी भी तरीके से अगर आपको किसी भी तरह की यानी कि पहले से कोई एलर्जी है किसी भी चीज से, अब वो आपको हो सकता है, यानी कि इसका एक रीजन है कर्टेन फूड्स। अगर आपने पहले से बाहर का कोई खाना ज्यादा खाया है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड ज्यादा लिया है और जिसमें कि एग, फिश, मांस मछली वगैरह यानी कि सब कुछ, और आपने अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन वगैरह ज्यादा अगर लिया है, तो इस रीजन के अंदर भी क्या होता है कि एस्थमा देखा जाता है। तो इतने सारे रीजन जो मैं अभी आपको बताए ये मोस्ट कॉमनली हैं। अगर प्लीज आपके साथ में भी ऐसा करके या फिर आपने भी, तो प्लीज अवॉइड दिस। अब बात करते हैं इसके अगले रीजन की। मैं बात करूँ तो ये एक रीजन हमारा इसके अंदर ये भी आता है कि अगर जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से। जेनेटिक प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि अगर आपकी फैमिली में पहले से किसी को यानी कि एस्थमा की प्रॉब्लम थी तो जाहिर सी बात है कि आपको भी वो चीज हो जाती है। वो क्यों होती है, यानी कि लेटेक्स एंड सब्सटेंस अदर टच, यानी कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाने की वजह से तो उस चीज की एलर्जीज का यानी कि हो जाना, यानी कि हमें भी एस्थमा। तो ये चीज आगे चल के क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस बनने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, जिसको हम टीबी बोलते हैं। और उसका जो ट्रीटमेंट चलता है वो 7 से 8 महीने यानी कि 1 साल 11 महीने तक लो रहता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको वो कॉम्प्लिकेशन दोबारा से दिखाई ना दे। तो प्लीज अब मैं बताता हूँ, अगर आपको पहले से एस्थमा की प्रॉब्लम्स है, यानी कि आप पहले से कोई पेशेंट है, तो आपके लिए जो सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए है वो है एक इनहेलर जिसके अंदर साल्बुटामोल यानी कि मेडिसिन रहती है। आपको कैप्सूल्स बोडोकोर्स वाले यानी कि सूखने के लिए दिए जाते हैं। और एक आपके लिए बेस्ट रहती है जिसको हम इंग्लिश में रेस्पिरोमीटर्स बोलते हैं, यानी कि सांस की नली पे उसका बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से ब्रोंकाइल्स हमारे खुल जाते हैं। तो वो आप यूज कर सकते हैं रेस्पिरोमीटर, यानी कि उसको एक्सेल करना है और इनहेल करना है। उसके अंदर बॉल टाइप से आती है, तो उसकी आपको यानी कि लंग्स की एक्सरसाइज करते रहने हैं अगर आप पहले से ही अस्थमा के पेशेंट है।
और आपके पास में कोई ऐसा कप सिरप होना चाहिए जिसके अंदर साल्बिटोल का साल्ट हो, जैसे कि रेस्पिरा एक सिरप आता है, वो आप कप सिरप यूज कर सकते हैं। चेस्ट के अंदर ज्यादा ही टाइटनेस अगर आपको फील होती है तो आप ऐसे कंडीशन में ऑलिसिफम टैबलेट यानी कोमोफ्लाम भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कंसल्ट विद अ डॉक्टर। एंड न्यू पेशेंट के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि जो को ये वाले सिम्टम्स हों उनके लिए भी ये वाली चीजें बेटर रहती हैं, बट वो अपनी चीज को यानी कि रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं आपकी फैमिली या फिर आपकी रिश्तेदारी में और आपको नहीं पता कि ये होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि सेल्फ प्रिकॉशंस में अगर जो मैंने अभी आपको रीजंस बताया, अगर आप कोई बाहर का खाना यानी कर्टेन फूड्स लेते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लिए है या फिर क्या कहते हैं अल्कोहल कैफीन निकोटीन वगैरह ज्यादा लेने की, प्लीज अवॉइड दिस। आपको ये चीज छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज आप डायबिटीज भी आपको इसकी हो जाती है और आपको जो है कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस की समस्या जिसे हम टीबी कोक्स भी बोलते हैं वो चीज भी इस कंडीशन में देखी जाती है। अब इस चीज का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमको एक सीबीसी करनी होती है जिसके अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। तो उसके अंदर मेनली एक डिफरेंशियल है जिसको हम डीएलसी बोलते हैं, ऑक्यू एंटिटी का बढ़ जाना, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एक इन्फ्लामेशन, और उसी से एक ईएसआर की टेस्ट होता है जिसको बॉडी का इन्फ्लामेशन में हम यूज करते हैं। तो ये इसकी क्वांटिटी का ज्यादा होने का कारण भी बहुत सारे सिम्टम्स यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं सांस के फूलने में यानी कि अस्थमा को। तो प्लीज आप अगर ऐसी कोई सी चीज यानी कि लेते हैं तो कोई कर्टन शीट्स, तो प्लीज अवॉइड दिस। आपको सेल्फ ट्रीटमेंट यानी कि प्रिकॉशंस में क्या क्या लेना वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बाई चांस आपको ये वाली दिक्कत होगी, अगर आपने ये चीज नहीं दी तो सबसे पहली चीज आपको ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं होने जिसको लेटर एंड सब्सटेंस अदर टच यानी कि किसी को पहले से ही अस्थमा की प्रॉब्लम है उसके टच में आप आ गए तो आप जाहिर सी बात है आपको भी उसके सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको प्लीज यानी कि ऐसे से दूरी और ज्यादातर मास्क का प्रयोग आपको ज्यादा करना है। मास्क से क्या होता है कि जितने भी हमारे लंग्स के अंदर जो हम एक्सहेल करते हैं यानी कि इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और जो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो उस बीच में क्या होता है कि उस वाले व्यक्ति के संपर्क आने से आपको भी वो चीज हो जाती है। तो ऐसे कोई व्यक्ति का आपको टच में नहीं रहना है। अदरवाइज आप अगर कोई सा भी मौसम वगैरह चेंज होता है तो आप एनवायरमेंटल के तौर पे बॉयल करके उस वाले पानी को आप पिए और अपनी डाइट के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर, प्रोटीन्स, मिनरल्स यानी कि कोई क्वांटिटी पाए आप यानी कि घर का खाना ही खाएं, ज्यादा तला भुना आप ना लें। और एक एरिस ब्रूस नाम से एक कैप्सूल आता है, आप यानी कि उबालने के बाद में पानी के अंदर उस वाले कैप्सूल को आपको डालना है, 10 मिनट तक लो आप स्टीम लेनी होती है। अदरवाइज उस बीच में आपके साथ में कोई दूसरा तीसरा पर्सन आपके साथ में नहीं हुआ, अदरवाइज जब आपकी स्टीम और उसके अंदर से स्टीम निकलती है तो किसी तीसरे बंदा अगर वो होता है तो उसको भी ये वाले सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। तो प्लीज अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन के अंदर हो तो सेल्फ में आप सिर्फ इतना ले सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अदरवाइज यू कैन कंसल्ट विद अ डॉक्टर यानी कि किसी एमडी या फिर जनरल फिजिशियन के यानी कि टच में और न्यूट्रिट के आधार में आप काम करें, इसको आपको फॉलो करने के है और उसके ही सेल्फ ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। अदरवाइज नो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक मैं कोई एडवाइस नहीं दे सकता, बट हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि आप इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं शुरुआत के ही सिम्टम्स देखने के बाद। अदरवाइज ये वाली प्रॉब्लम आगे चलने के बाद में इतनी खतरनाक क्रिएट्स होती है कि इसमें कभी तक इंसान के लंग्स का कोलैप्स भी हो जाना यानी कि एकदम से कोलैप्स भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक यानी कि सडनली कार्डियक अरेस्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें बाद में इस चीज का सामना करना पड़ेगा, और खास करके ऐसे लोग जिनको पहले से डायबिटीज, तो उनको तो बहुत ही ज्यादा ये प्रिकॉशन फॉलो करने होते हैं। और किसी भी एमडी या फिर जनरल फिजिशियन ट्यूबरकुलोसिस वाले डॉक्टर से यानी कि चेकअप जैसे चेस्ट एक्सरे यानी कि उसको कराते रहना चाहिए। हर 15 दिन 20 दिन में चेस्ट का एक्सरे से हमें पता चलता है कि हमारे लंग्स यानी कि कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, यानी कितना हमारे लंग्स के अंदर ब्लॉकेज है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड देन टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।